डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते हैं स्वस्थ हम बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। जनरल साइंस में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए और इसमें इनकी जो जनसंख्या है, इसमें आप देखेंगे इस रिपोर्ट में 2022 में ये छपा था न्यूज़ आर्टिकल, और इसमें देखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने स्टडी किया और पाया कि 1970 से लेकर 2018 तक लगभग 70% जो जीव हैं वाइल्ड लाइफ, जो समुद्र में रहने वाले जीव हों चाहे जंगल में रहने वाले, इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। और इनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो संस्था है, यह किन बेसिस पर इन सभी चीज़ों को डिवाइड करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, जैसे आप SSC का एग्ज़ाम देंगे, CHSL, CGL या MTS का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार ये पूछा गया है कि रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है, तो वो है IUCN। तो ये हमने पहले ही बता दिया। तो एग्जाम से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। CDS का एग्जाम दें या NDA का, उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और पूरा ज्ञान लें कि कैसे क्या होता है और जानवर क्यों विलुप्त हो रहे हैं, क्यों यहाँ पर इंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, और कैसे उनको बचाया जा सकता है। और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे इनको और बचाया जा सकता है। तो अब शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन क्या है? जैसे हम लोगों का, मनुष्यों का जीवन है, वैसे भी जीव जंतुओं का भी जीवन है, पेड़ पौधों का भी जीवन है। जितने भी यहाँ पर प्लांट्स रहें या एनिमल्स रहें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेड हैं। ठीक, तो एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें आराम से रहते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे प्लांट्स कुछ चीज़ें जो हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स, वो हम भी खाते हैं, एनिमल भी यूज करते हैं। एनिमल्स या प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं, सड़ा गलाकर फंगस हुए या बैक्टीरिया हुए, ये सब उनको सड़ा गलाकर फिर से खाद बनाते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखते हैं। ऐसे ही आगे है फूड चेन को मेंटेन रखना। फूड चेन के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, यानी कि फूड चेन एक चेन बन जाता है फूड का। एक जो प्लांट्स है या एनिमल है वो दूसरे किसी एनिमल का फूड है और वो एनिमल दूसरे किसी एनिमल का फूड है। जैसे इस चित्र में देख रहे होंगे, ठीक, सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि प्लांट घास है, घास को कौन खाया? यहाँ पर हिरन, डियर, और डियर को कौन खाया? लायन, शेर। तो ऐसे ही एक चेन बन जाता है और एक दूसरे पर ये चेन बड़ी भी हो सकती है। एक चेन दूसरे चेन से जुड़ भी सकती है, और जब एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से जुड़ जाती है तो एक जाल सा बन जाता है, उसको फूड वेब कहते हैं, यानी कि खाद्य जाल। ठीक, तो ऐसे ही फूड चेन को मेंटेन रखते हैं ये सब जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, वन्य जीव में रहने वाले जितने भी जानवर हैं या प्लांट्स हैं। अब इनकी जनसंख्या में कमी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, कमी क्यों हो रही है? तो इसके जो मुख्य कारण हैं वे जो दिए जाते हैं उनकी बात करते हैं आज। तो पहला है हैबिटेट लॉस, यानी कि जहाँ पर रहने का जो जगह है, जो एरिया है, वो कम हो रहा है, चाहे वो जंगल रहे या समुद्र रहे या जो भी रहे। तो आप देखेंगे समुद्र में तो कम ही एरिया यहाँ पर ऑक्युपाई कर रहे हैं आदमी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जितने भी जंगल वाले एरियाज़ हैं उनके आसपास के इलाकों को कब्जा कर रहे हैं। यानी कि जो पेड़ों की कटाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पेड़ नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? वही तो उनका जीवन है, उसी के आसपास तो वे रहते हैं, उन्हीं में उनका पूरा जीवन चलता है। तो जंगल ही नहीं रहेंगे तो जानवर भी असुरक्षित हो जाएंगे और उन पर संकट आ सकता है। तो इसलिए, और जो आदमी है वो खेती के लिए, शहरीकरण यानी कि घर बनाने के लिए, और औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाने के लिए जंगलों की लार्ज स्केल पर कटाई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो जाती है और इससे जानवरों पर संकट आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण जो दिया जाता है वो है हंटिंग, शिकार। मनुष्य द्वारा शिकार, बहुत ही ज़्यादा शिकार होता है। जानवर आपस में शिकार तो करते हैं लेकिन एक लेवल पर बैलेंस्ड रहता है। लेकिन जब आदमी उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो आदमी का लालच बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो शेरों का बहुत ज़्यादा शिकार, हाथियों का उनके दांतों के लिए शिकार, अन्य भी जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है और जिससे उनका जो जनसंख्या है वो कम हो जाती है। जैसे इंडिया में तो कई स्ट्रिक्ट कानून भी हैं कि जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं और उस पर रोक भी लगा है। लेकिन अफ्रीका के कई देशों में जहाँ पर वन्य जीव बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से फल फूल रहा है, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शिकार किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और प्रदूषण में भी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक।
प्लास्टिक की वजह से जो ब्लू व्हेल्स हैं या अन्य जो जीव हैं वो मर रहे हैं, उनको खा जाते हैं। जैसे समुद्र में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट जो कि आदमियों द्वारा ही फिर से प्रोड्यूस किया गया है, और वे जब कूड़ा करकट वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे भी उनको नुकसान करते हैं। और वायु प्रदूषण या कहें तो जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है कि जो धुआं है जिसकी वजह से आदमी तो खुद परेशान है ही, प्रदूषण की वजह से खुद उसको बीमारियां हो रही हैं, ठीक, एयर पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन ये एयर पॉल्यूशन मनुष्य द्वारा जो जनरेट किया हुआ है बहुत ही ज़्यादा, इसकी वजह से जो अन्य जानवर हैं जंगलों में रहते हैं वे इन सभी चीज़ों से अलग हैं, उन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, उनको भी सांस लेने में दिक्कत है, उनको भी फेफड़ों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो इसलिए जो प्रदूषण है वो सबको इफेक्ट कर रहा है। और एक और कारण है, वो हमने नहीं लिखा, ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी लिख देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं या इसको एक और कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक और कैटेगरी में नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इससे भी जो जंगल है वो तबाह हो सकते हैं, आसपास के जो समुद्र के किनारे रहते हैं सुनामी की वजह से, या जो जीव जंतु वे भी मर सकते हैं। और भी क्या हो सकता है कि कहीं ज्वालामुखी फूटा, ठीक, और ज्वालामुखी से जो लावा निकला वो जंगलों में फैल गया और वहाँ पर आग लग गई, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेड़ पौधे वे जल गए, उनमें रहने वाले जो जानवर हैं वे भी जलकर मर गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा की वजह से भी जानवरों की जो जनसंख्या वो कम हो जाए। अब इसको तो रोका नहीं जा सकता है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये सब हमारे कंट्रोल में है। आगे है IUCN। IUCN क्या है? IUCN एक संस्था है जो इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं पृथ्वी पर, चाहे वो पेड़ पौधे रहें, चाहे जीव जंतु रहें, या जो भी हैं जिन पे हमारा पूरा जो पर्यावरण है वो संतुलित है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। इनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। जैसे कि UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसी तरह ये भी है। और ये हर साल रेड डाटा बुक यानी कि एक लिस्ट जारी करते हैं और इसको कई पार्ट्स में बांटते हैं, जिनमें एक जानवरों की कई प्रजातियों को अलग अलग लेवल्स में रखते हैं कि कौन से जानवरों की कमी हो गई है, किन को संरक्षण की आवश्यकता है, कौन एकदम विलुप्त होने वाले हैं, है ना, अब बचेंगे ही नहीं। तो इन सभी कैटेगरीज में बांटते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये एक और लिस्ट जारी करते हैं जिसको ग्रीन डाटा बुक कहते हैं, ग्रीन डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ऐसे ही ये लिस्ट जो जारी करते हैं वो यहाँ पर कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। तो ये रेड डाटा बुक जो है इसी के पार्ट से हैं, है ना। अच्छा, ये कैसे बांटते हैं इन कैटेगरीज में, तो इसकी बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन। ये देखते हैं कि पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में इनकी जनसंख्या कितनी थी, या 20 साल में, है ना, पुराने जो डाटा है उसके अनुसार पहले कितनी जनसंख्या थी, अब कितनी हो गई है, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है, यानी कि एक संकट में है। ऐसे ही यदि दूसरा देखें तो दूसरा फैक्टर है जो रहने का जो है ना, जो कारण है कि क्यों कम हो रही है, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर हैबिटेट है, जहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा रहते थे, ठीक, वो इलाका अगर कम हो रहा है, वो क्षेत्र अगर कम हो रहा है, तो जानवरों की संख्या भी कम हो गई। तो इस चीज़ के बारे में भी ये बताते हैं। और आगे इनको कैसे संरक्षित किया जाता है, इन सब चीज़ों पर पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसी से जुड़े एक और संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसकी वेबसाइट पर भी आप जाकर या IUCN की वेबसाइट पर जाकर आप इन सब कैटेगरीज के बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि ये सब कैटेगरीज हैं क्या और इसके बारे में कौन कौन से, इनमें कौन कौन से जानवर बिलोंग करते हैं, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहला है एक्सटिंक्ट, विलुप्त। विलुप्त यानी कि एकदम गायब हैं, एक भी नहीं बचे हैं अब। ठीक, जैसे कि डोडो, मैमथ और डायनासोर। डायनासोर आप लोगों ने देखा होगा मूवी में, लेकिन रियल में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो 100% गायब हैं, एकदम ख़त्म हो गए हैं। तो विलुप्त जानवर वे जानवर हैं जो अब एक भी नहीं बचे हैं, है ना, गिनती मात्र के भी नहीं बचे हैं, उनको विलुप्त, एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वन विलुप्त, यानी वनों में भी अब विलुप्त हो चुके हैं। ये दूसरा कैटेगरी है। इसमें हो सकता है कि 1, 2 या 5, 6 ऐसे कुछ गिनती के जानवर कभी कभी देखने को मिल जाए, या उनको चिड़ियाघरों में या संरक्षित जगहों पर रखा गया हो।
ताकि दूसरे जानवर उनको और भी खतरा न पहुंचा सकें, और उनको सबसे अलग रखा गया हो अगर बच्चे भी होंगे तब। और वो एक्सटिंक्ट यानी कि यहाँ से इस कैटेगरी में जाने योग्य हैं, अब इसमें जाने वाले हैं, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ बचे हुए हैं और कभी कभी हो सकता है देखे जाते हों या एकदम भी न बचे हों, हो सकता है गायब ही हों। इसमें आते हैं स्पिक्स मैकाओ और न्यूरोलेगस है ना, ये आते हैं। अगली कैटेगरी है यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, घोर संकटग्रस्त, यानी कि अब ये गिनती के ही कुछ बचे हुए हैं, ये भी 500-600, जैसे कि एशियाटिक लायंस हैं, एशियाई शेर, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो गुजरात में है वहीं पर केवल पाए जाते हैं, कुछ लिमिटेड एरियाज में ही बस अब पाए जाते हैं। तो ऐसे जानवरों को या ऐसे जो स्पीसीज हैं जानवरों की, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसमें रेड वुल्फ और सैंड पीपर और एशियाटिक लायंस और भी कई जीव आते हैं। अगर आप देखेंगे रियल में तो इस वेबसाइट पर जाकर तो आपको कई सारे ऐसे जानवर मिलेंगे जिनको इन सब कैटेगरी में रखा गया है, हजारों लाखों मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें है इंडेंजर्ड, ठीक, इंडेंजर्ड संकटग्रस्त, ऐसे जानवर जो वनों में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर संकट में हैं, इनकी भी जनसंख्या धीरे धीरे कम ही हो रही है, ठीक, लेकिन ये अभी भी इनसे ज़्यादा ही हैं, और अगर ऐसे ही और भी कम होती रही, इनको बचाया नहीं गया तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे, घोर संकटग्रस्त में आ जाएंगे, और धीरे धीरे ये वाले इसमें और फिर इसमें। तो ऐसे इन सब का जो है जनसंख्या जैसे जैसे कम होगी इनकी कैटेगरीज यहाँ पर बदलती रहेंगी और ये हर साल अपडेट होता रहता है। तो इंडेंजर्ड संकटग्रस्त कैटेगरी में IUCN द्वारा यहाँ पर टाइगर, वुड टर्टल और बेबी रोसा है ना, एक प्रकार का ये यहाँ पर देख सकते हैं जानवर ही है, तो ये है, और टर्टल कछुआ है जो कि ऐसा दिखता है, और टाइगर जिनकी जनसंख्या भी कम हो गई है। आगे है वल्नरेबल, असुरक्षित, यानी कि जनसंख्या 50-60 हज़ार ऐसे कुछ करीब में है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर हो सकता है आगे भविष्य में जल्द ही संकटग्रस्त की स्थिति में आ सकते हैं, तो इनको भी बचाने की आवश्यकता है, जैसे कि लायन, किंग कोबरा, टर्टल्स, कछुए, और मैक्सिमम इसमें सी टर्टल्स हैं, यानी कि समुद्री कछुए, समुद्र में जो पाए जाते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ें तो नियर थ्रेटेंड, यानी संकट निकट यानी हो सकता है जल्द ये संकट में पड़ जाएं और इनको असुरक्षित की कैटेगरी में रखना पड़े, ठीक, इनकी जनसंख्या भी तेज़ी से कम हो रही है, तो इनको वोली मंकी जैसे कि है, और होंडुरन वाइट बैट, तो ये जो है जानवर ऐसे देख सकते हैं चित्र में, तो इनको संकट निकट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इन पर निकट में ही संकट है, ठीक, तो शब्द से भी जान सकते हैं, और ये धीरे धीरे वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित की कैटेगरी में आ जाएंगे यदि इनको बचाया नहीं गया तब। ऐसे ही आगे बढ़ें तो 7वां है लीस्ट कंसर्न एनिमल्स, संकट मुक्त, यानी कि इनके बारे में चिंता की कोई बात नहीं है, इनकी जनसंख्या बहुत है, आराम से अभी रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि इनका भी जो जिस प्रकार से डेथ हो रहा है तो ये भी आगे संकट में आ जाए, तो अभी तो ये फिलहाल संकट से मुक्त हैं, एकदम मुक्त हैं। आगे है 8वां कंजर्वेटिव डिपेंडेंट, संरक्षण निर्भर, यानी कि इनको जैसे कि चाइना क्लैम है और मैक्सिमा क्लैम है, यहाँ पर देख सकते हैं, संरक्षण निर्भर, संरक्षण दिया जाना इनको जरूरी है, इसी पर निर्भर है, यानी कि यदि संरक्षण नहीं दिया गया तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे नियर थ्रेटेंड इस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि संकट निकट, यानी कि इनमें संकट उत्पन्न हो सकता है, इनकी जनसंख्या फिर से बहुत तेज़ी से कम होने लगी, और जैसे जैसे जनसंख्या कम होती है इससे बहुत ही ज़्यादा जानवरों पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे अगर ज़्यादा जानवर हैं तो उनके बच्चे भी ज़्यादा पैदा होंगे, ठीक, और ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो उनकी संकट की कोई बात नहीं है, वे आराम से जीते रहेंगे, पॉल्यूशन होता है या कुछ भी प्राकृतिक यहाँ पर आपदा भी आती है तो वे यहाँ पर उस चीज़ को झेल जाएंगे, और हो सकता है बचे भी रह जाएं क्योंकि कई एरियाज में फैले रहेंगे, और यदि ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ब्रीडिंग भी होता है तो जिससे बचे रहेंगे। लेकिन अगर जनसंख्या कम हो गई तो बहुत तेज़ी से भी कम होती है, क्यों, क्योंकि कम हो गई बच्चे भी कम होंगे उन सबके, तो इससे और ज़्यादा उनमें कमी आ जाएगी जनसंख्या में। आगे बढ़ें तो कुछ हैं जिनको डाटा डेफिशिएंट, यानी जिनके बारे में आंकड़ों का अभाव है कि कितने हैं कितने नहीं हैं, तो अभी उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो इन सब कैटेगरीज में बांटा जाता है, और इन सभी चीज़ों के अनुसार जो कई देश हैं वे मीटिंग्स करते हैं, ठीक, पर्यावरण के संतुलन के लिए या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और उसमें उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं, कई कदम भी उठाते हैं, जैसे कि इंडिया में क्या किया गया है, इंडिया में जो हैबिटेट लॉस है, यानी कि खेती, औद्योगिकरण, इन सभी चीज़ों के लिए जंगलों को जो ज़मीन है वो ले ली जाती थी, उस पर रोक लगाने के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, और
जो कई एरियाज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क्स घोषित किए गए हैं, जहां पर जानवरों को शिकार करना और जो पेड़ों की कटाई है, ठीक, ये सभी पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। तो ये सभी कदम उठाए गए हैं। और भी यदि आप जानना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क हैं इनके बीच डिफरेंस क्या है, पिछली वीडियो आप जाकर जरूर देख सकते हैं, जिसमें हमने बात किया है कि कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पर जो चीता लाए गए थे उनकी डेथ क्यों हो रही है। तो उसी में हमने बताया है कि इसमें अंतर क्या होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दूसरा है हंटिंग, शिकार पर तो रोक लगा ही है, क्योंकि नेशनल पार्क और जब अन्य चीज़ें आप बना देते हैं तो इस पर शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाता है। आगे है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। प्रदूषण से तो सब परेशान हैं, इंसान से लेकर जानवर तक। तो इस पर कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है। चौथा ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे हुई। ग्लोबल वार्मिंग तो इसका लेवल पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन की वजह से, जिसमें मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसेज की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो हमारी लाइफ साइकिल को इफेक्ट करता है। ऐसे यहाँ पर है नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदा। अब इसको तो रोका नहीं जा सकता है, भूकंप को रोका नहीं जा सकता, ज्वालामुखी का फटना रोका नहीं जा सकता, तो इससे जो नुकसान होना है वो तो होकर रहेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों का इफेक्ट को कम किया जा सकता है, और यहाँ पर तो कई चीज़ों में एकदम जीरो भी किया जा सकता है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें करनी ज़रूरी है, और हम लोगों को अपने लेवल पर भी इन सभी चीज़ों को संरक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि जो जानवर हैं वे भी ज़्यादा इनकी जनसंख्या में कमी ना होने पाए, और इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस्ड रहे, और पूरा जीवन जो पृथ्वी पर हो ऐसे ही चलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जानवरों को बचाने के लिए और भी क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।